हेलो गाइस, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक पर ओपे। मैं जिस तो हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इससे पहले 2 लेक्चर आपको मिल चुका है और आज का लेक्चर 3rd होगा। और ये चैप्टर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता होगा, चाहे वैसे सीजीएल का हो, एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो। तो इस एडवांस के चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। और अगर आप स्किप करते हैं तो एग्जाम में तो बिल्कुल स्किप होगा। ऐसे भी आप लोग स्किप करते हैं कि अगर ट्रस्ट नहीं हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको कहाँ क्या क्या क्वेश्चन में चेंजेस हो रहा है। क्योंकि जो आज हम बताने वाले हैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालते हैं, प्लस 2 इक्वेशन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और एक बात और बताना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो यानी अच्छे टॉपिक पे वीडियो भी बना के लाएंगे। और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी बताइएगा और जरूर बताइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो आज क्वेश्चन देखेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के देखेंगे और सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे। कैसे सेंट्रॉइड रहेगा, ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड रहेगा, वो कैसे दिया रहेगा, कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। विद इन सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यदि बिंदु 4 3 किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र यानी कि जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ध्यान दीजिए, गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड हो एवं a x y b -3 और 7 c 9 और 7 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे, और इसके पहले 8 तक बता चुके हैं, 9 नंबर लिए हैं। और पहला ऑप्शन है आपका 66, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर में 55, और नंबर सी में आपको ऑप्शन दिया हुआ है 44, और डी नंबर में है 72। अब देखिए, ये दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाइएगा, विद इन सेकंड देखिए कैसे आप बना लेते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी होगा, त्रिभुज। ये त्रिभुज आपको समझना होगा कि ये त्रिभुज दिया हुआ है। आगे इसमें सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, अगर ये दिया हुआ रहेगा तो इसको सेंट्रॉइड कैसे कहते हैं, ये सब आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो सेंट्रॉइड देखिए किसको कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है। इस जी को सेंट्रॉइड से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 4 और 3 दिया हुआ है, 4 और 3 दिया हुआ है। बाकी का वैल्यू आपको ए का वैल्यू ax दिया हुआ है, xy xy दिया हुआ है, और b का वैल्यू आपको बता दिया गया है -3 और 7, और c का भी वैल्यू बताया गया आपका 9 और 7। ये 3 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और देखिए कि अब आप इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये g दिया हुआ है और आपको पता होगा कि g दिया हुआ है, इससे ये साइड निकालना होगा, यानी इस वर्टेक्स का वैल्यू आपको निकालना होगा xy का। इसके लिए आपको यानी कि सेंट्रॉइड का फार्मूला है g का g होता है, g का देख लीजिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 3। अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन पे आते हैं। 4 3 आ गया, देखिए कैसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो x -3 + 9/3 यानी कि x हो गया, यहाँ माइनस है तो -3, फिर +9/3। फिर देखिए y का लिखते हैं, तो y है +7/3। अब इस दो वैल्यू यहाँ पे मिल गया, इस दोनों वैल्यू को आप इक्वेट कर लीजिए। x वाले का ये x टर्म है, ठीक है, ये जो बचा ये y टर्म है। तो चलिए पहले x टर्म को हम लोग इक्वेट करते हैं। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर x = यानी डायरेक्ट कैसे निकल जाता है, देख लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इस 4 3 का 12, ये 12 हो गया, 3 में से
-3 प्लस 9 तो 6 बच गया। ये 6 को इधर लगेगा तो 12 में से 6 बचेगा तो 6 बचेगा, तो इस बराबर तो 6 हो गया। ठीक है, जब x 6 हो गया तो y क्या हो जाएगा आपका, एंड y इक्वल टू देखिए y भी निकाल लीजिए, y को 3 तरीका 9, ठीक है, और 7 7 14, तो 14 किधर लाइए तो -14 हो जाएगा, और -14 में से +9 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका -5 हो जाएगा। यानी कि आपका जो वर्टेक्स यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका निकल के कितना आ गया, ये 6 आ गया और -5 आ गया। ठीक है, यही निकाल लिए हम। देख कैसे निकाल लिए, इतना लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं है, इसको देखिए डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, यानी डायरेक्ट इसको आपको निकालना है बस एक बार में। जब ये आपका निकल जाता है तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। और क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला क्या है देखिए, डायरेक्ट वो भी बता देते हैं एक बार में एकदम, आज के बाद आप लोग भूलिएगा नहीं। 1 1 1 जो वर्टेक्स का मान है एक्स वाई का वो कितना आया है, -6 और -5 आया है। दूसरा है बी का -3 और 7 आया है, और 9 और 7 आया है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, यही क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट्स एंड मोड ऑफ 1 1 1 6 -3 जो वैल्यू है वो लिख दिए हम लोग। यानी कि अगर आप 12 क्लास पढ़े होंगे तो इसको आसानी से समझ जाइएगा, और नहीं पढ़े हैं तो आज देख करके समझ जाइएगा, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, ये समझ में आएगा कैसे हम इसको यहाँ पे पुट कर दिए दोनों वैल्यू वर्टेक्स का। अब देखिए, अब इसके बाद दो सब में एक चीज आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे, उसको बगैर कुछ लिखे हम बनाएंगे, और एक बार हम आपको अप्लाई कर देते हैं। देखिए आज एक ट्रिक बता देते हैं, अप्लाई। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी कि ये टोटल R1, ये टोटल R2, ये टोटल R3। ठीक है, यहाँ समझ जाइएगा, यानी कि ये जो टोटल है देखिए हम ऐसे समझा देते हैं, ये ऐसे चल रहा है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। ठीक है, ये हम समझने के लिए आपको लिख दिए हैं कि इसको नहीं मतलब है हमको, ये यहाँ से ये जो रो है ये इसको R1 बोलते हैं, इस रो को R2, इस रो को R3 बोलते हैं। तो अप्लाई करना यही है कि जो R2 है यहाँ पे लिखना है R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ये सब क्वेश्चन में लिखना है, जितना भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाएंगे सब में यही चीज लिखना है, और बस सबको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए जब ऐसे लिख दिए तो बस कुछ करना ही नहीं है, 1/2 लिखिए। अब देखिए ये 1 लिखिए, ऊपर 6 लिखिए, और -5 लिख दीजिए। अब ये हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 है, -3, और फिर ये -6 तो -9 हो जाएगा, ये 7 हो गया, माइनस +5 तो 12 हो जाएगा। यानी कि इस रूल पे इसको सबको पुट करते जाएंगे, बस आपका आ जाएगा। फिर 1 - 1 0, फिर 9 - 6 3 हो जाएगा आपका, और 7 - +5 12, यानी ये आपका हो गया। ठीक है, अब जब ये हो गया तब करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, एक स्टेप में खत्म। ये 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए बाकी टर्म तो 0 है, सब खत्म हो गया, तो बस हमको सिर्फ एक टर्म को इक्वेट करना है, यानी 1 को। तो 1 ये इस रो में, ये रो ये कॉलम खत्म होगा, ये रो खत्म होगा, तो बचेगा ये 4 टर्म, यानी कि इतना 4 टर्म बचेगा। इस 4 टर्म को कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 से सबको इंटू करें तो वही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 12 टोटल से -108, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 12 - 36 तो -36। अब यहाँ पे देखिए 12 - 36 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो भी मोड में है, तो सब ऑटोमेटिक जो भी वैल्यू देगा वो प्लस में देगा। तो प्लस में वैल्यू कितना देगा, 1/2 इंटू 144, काट दिए 2 से तो 72 हो गया, यानी कि 72 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। और देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो बस डी नंबर को आप फिट करके आगे निकल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा कि देखिए ये सब सिर्फ आपको वर्टेक्स निकालना है यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम थोड़ा समझाएंगे तो एग्जाम में कीजिएगा नहीं, तो बस समझाएं, आपको कंसेप्ट दिए, तो वर्टेक्स आपको निकालना है, वर्टेक्स 6 और -5 निकालना है। उसके बाद वर्टेक्स निकाल के जो एरिया है, एरिया निकालने के लिए आपको इसको भी एग्जाम में लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, 0 करना है, और डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है। तो विदिन 1 मिनट के अंदर में सारा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में कर लेना है। ठीक है,
तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और लिखा हुआ है के का मान के लिए 1 4 के -2 और -3 16 एक रेखीय होगा यानी लीनियर होगा। तो देखिए कि के का मान के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जब लीनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। क्षेत्रफल में 0 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इक्वेशंस लीनियर हो जाएगा तो ठीक है, एक रेखीय हो जाएगा तो यानी वर्टेक्स। तो सबसे पहले देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 1 1 यही लिखे थे। पहला वर्टेक्स है 1 4, दूसरा वर्टेक्स है के -2 और तीसरा वर्टेक्स आपका दिया हुआ है -3 और 16। कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे 1/2 होता है, देखिए तो 1/2 क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा ना ऑलरेडी, तो 0 खत्म, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको एग्जाम में नहीं लिखे हैं, यानी कि डायरेक्ट हम लोग देखिए इसके बाद कैसे करते हैं। और आपको और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में क्या क्या है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे -2, बी नंबर में दिया हुआ है 3, सी नंबर में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है आपका -1। बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखिए कि कैसे आपको सारा का सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए जब ये दिया हुआ है तो अगला स्टेप में देखिए कैसे करते हैं। जैसे दिया हुआ है तो लीनियर हो गया 0 हो गया, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो समझ लीजिए कि सब खत्म हो गया। यानी अप्लाई आपको बता दिए थे कि सब में एक ही चीज लिखना है, ठीक है। R2 टेंस टू R2 - R1 और R3 टेंस टू R3 - R1, ठीक है। तो वही चीज कर दिए और हम डायरेक्ट इसी को लिख रहे हैं। पहला स्टेप नहीं बदलता, 1 1 4 आता है, ठीक है। तो उसके बाद से चेंज जो आता है, यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, के -1 यहाँ पे हो जाएगा और -2 -4 -6 हो जाएगा। फिर उसी तरह करेंगे 1 - 1 0 हो गया, -3 -1 -4 हो गया और 16 में से 4 घटेगा तो 12 हो जाएगा। बस हो गया, ये 0 हो गया। अब इस क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। यानी ये खत्म, बच गया 12 के -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा -6 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको कैसे दिख गया, यानी 12 -12 -36 होता है और इसको उस साइड अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +36 हो जाएगा। अब 12 3 36, 3 बार में कट जाएगा, तो देयरफॉर क्या कीजिएगा, के बराबर 3 हो गया, ठीक है। यानी के बराबर डायरेक्ट 3 आ जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में देख लीजिए पहला नहीं है, देखिए दूसरा ऑप्शन आपका मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको हम हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं, स्लोप बताएंगे, इक्वेशंस ऑफ प्लेन का बताएंगे, लाइन का बताएंगे, सब आपको हम इस एडवांस मैथ में आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक बटन जरूर दबाते रहिएगा और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस एक प्रतिबंध के अधीन दो हल x + y + z बराबर 7, यानी दो कंडीशंस दिया हुआ है, x + y + z = 7 है और x + अल्फा + बीटा y + गामा z = 3 दिया हुआ है। तो समांतर होंगे किंतु संपाती नहीं होंगे। समांतर पैरेलल होगा लेकिन संपाती कभी काटेगा नहीं, ऐसे हो सकता है, पैरेलल हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है और इसका आंसर आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे है ए नंबर में, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है केवल अल्फा, केवल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा = 1 दिया हुआ है। बी नंबर में दिया हुआ है केवल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा = 3/7 दिया हुआ। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है, लेकिन जान बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अल्फा = बीटा, ये जो ऑप्शन है अल्फा = बीटा = गामा है और नंबर डी में आपका ऑप्शन है कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है
और चार ऑप्शंस में से आपका जो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि दो इक्वेशन दिया होगा। पहला इक्वेशन में आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 7। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 3 दिया होगा। अब बोल रहा है कि पैरेलल है लेकिन समपाती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेलल है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। पैरेलल कहने का मतलब है कि आपस में ऐसे हैं लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है। इक्वेशन में ऐसे है और ऐसे नहीं है, ओके। तो आपको ये दिखाना है। और पैरेलल का कंडीशन आपको पता होगा कि क्या होता है, a1/a2 यानी पैरेलल है तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा आपको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बस उसको वैल्यू आप रख दीजिए, जो रख दीजिएगा आपका y आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, s कोफिशिएंट 1 है, तो क्या रखिएगा 1y अल्फा, इसका कोफिशिएंट अल्फा है तो अल्फा रखिएगा, ठीक है। इसका बीटा है, इसका गामा कोफिशिएंट है, चलो 1y अल्फा इक्वल टू 1y बीटा इक्वल टू 1y गामा, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ रहता है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि अल्फा इसका यहाँ देयरफॉर लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कुछ तो लेंगे ना, तो आपका यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि देख लीजिए कि आपका इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए कि आपका दिख रहा है केवल ये वाला करना है, ठीक है। यानी ए नंबर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ए नंबर को हिट कर देंगे, ओके। क्योंकि ये जो है कितना सिंपल है, डायरेक्ट एकदम। सिर्फ आपको अगर ये पता है कि पैरेलल के लिए ये होता है, पैरेलल के केस के लिए, तो डायरेक्ट एक बार में आप हिट कर सकते हैं बिना बनाए सिर्फ क्वेश्चन को देख करके, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इस 12 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा x माइनस 2y2 प्लस y माइनस 4y3 इक्वल टू z माइनस 5/4 है। तो निम्न में से किस एक के समांतर है, निम्न में से किसी एक के समांतर है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका 4x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 0। बी में दिया हुआ आपका 4x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 0, ठीक है। और सी में ऑप्शन है आपका 4x प्लस 4y माइनस 5z 0। और डी में ऑप्शन है 5x प्लस 4y माइनस 5y इक्वल टू 0। चलिए ये लिखा हुआ है 5x प्लस 4y माइनस 5y इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और आपके पास इक्वेशंस क्या है, x माइनस 3y2 इक्वल टू y माइनस 4y3 इक्वल टू z माइनस 5/4, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। ये प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि पैरेलल बताना है, तो पैरेलल बताने के लिए इक्वेशंस ऑफ लाइन और इक्वेशंस ऑफ प्लेन को अगर हम लोग को इसका जो रेशियो रहता है उसको इंटू कर देते हैं, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका 2 3 4 है, ये अगर लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ आपका a1 है, a2 है, a3 है, ठीक है। यानी ये वैल्यू आपका a1 a2 a3 है और ये सब जो इक्वेशन दिया हुआ, ऑप्शंस दिया हुआ है, ये a2 b2 और c2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि a2 लिख दिए, इसको हम लोग सॉरी a1 लिख दिए, इसको b1 लिख दिए और इसको c1 लिख दिए समझने के लिए। डायरेक्ट एक बार बनाना, ठीक है। अब देखिए कि इस पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि 0 आप कह रहा है। परपेंडिकुलर का केस हमको प्रूव करना है, परपेंडिकुलर
ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो 0 आता है, तो वो लाइन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, डायरेक्ट एक लाइन में बना लेंगे, इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो 2 है, ठीक है, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 प्लस 4 तरीके, आप देखिए फिर 3 तरीका 9 माइनस माइनस यहाँ पे है ना, इक्वेशन माइनस वहां पे है, तो किसका कोएफिशिएंट है, इसका 20 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए नंबर ये था, ठीक है, ए का था कि ये 0 नहीं होगा। चलिए नंबर बी लेते हैं, ठीक है, बी में आते हैं। बी में बोल रहा है कि 4 दूनी 8 लिख देंगे प्लस 5 तरीका 15 लिख देंगे और माइनस 4 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा। ये भी 0 नहीं होगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि 16 होना चाहिए, 0 होगा, 0 नहीं होगा। चलिए सी देखते हैं, सी में क्या है, चलिए सी में क्या है, 4 दूनी का 8, ठीक है, फिर ये है 4, तो 4 तरीका 12, 4 तरीका 12, ठीक है, ये वाला 4 तरीका 12, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 और 5 के 20। अब देखिए 12 8 20 माइनस 20 इक्वल टू 20, ठीक है, यानी ये सेटिस्फाई कर गया, 20 बराबर 20। और डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि यहाँ पे 5x है, ये y है, ये भी y, दोनों y, इक्वेशन ऐसे ही छट गया, इक्वेशन होगा ही नहीं, हो एक गलत ऐसे ही इक्वेशन है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन में आपको छाटना था, और ये वाला आपको जो था ये आपको पता चल गया कि सही है, ओके। तो आपको ये वाला हिट कर देना है नंबर सी, और ये बिल्कुल सही है। आपको इसी तरह को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे विद इन सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं, इसी कंसेप्ट था, ठीक है। बस ठीक तो सर यही है, आपको इसको समझना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन पे नए हो चैनल पे दबा दीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और इस 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा x प्लस वाई 0 है तथा x माइनस वाई 0 के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि दो इक्वेशन के बीच का कोण क्या होगा। और पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है a 0, b दिया हुआ है π/2, नंबर सी दिया हुआ है आपका पाई, और नंबर डी ऑप्शन में दिया हुआ है कोई नहीं दिया हुआ है। और देखिए कि कैसे इसको बहुत तेजी से बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दो इक्वेशंस दिया हुआ, इक्वेशंस लिख देते हैं। तो इक्वेशंस है x प्लस वाई 0 है पहला इक्वेशन, और दूसरा है x माइनस वाई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बस यही दो इक्वेशन से इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। और इस दोनों इक्वेशन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या आपके पास, दो इक्वेशंस के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, तो पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा इसको याद कर लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है मोड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। तो इस दो इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अगर आप स्लोप का पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको स्लोप का पूरा वीडियो बताएंगे। फिलहाल तो हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। जो प्लस है मास x प्लस वाई, इसका जो m1 होगा ये दे देगा आपको -1, और ये m2 जो होगा ये आपका दे देगा +1, ठीक है। बस इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना है, -1 है, और ये -2 है, तो ये दोनों -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, क्योंकि मोड में है तो ये वैल्यू आपको दे देगा 2। अब यहाँ देखिए ये 1 है, प्लस है, m1 इंटू m2 है, यानी कि एक माइनस है 1 है, दोनों इंटू हो रहा है, बस में दोनों इंटू हो रहा है, तो 1 -1 1 इंटू -1, तो -1 ही वैल्यू आएगा। ये -1 यहाँ पे डाल देंगे, तो प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा। tan 2/0 हो रहा है, एंड 2/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। आपको पता होगा कि इन्फिनिटिव किसका वैल्यू होता है, tan π/2 का होता है, tan π/2 का होता है। और tan π/2 का जब हो जाता है तो आपको थीटा का वैल्यू, यानी दो इक्वेशन के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो tan थीटा और tan थीटा आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर थीटा क्या बचेगा आपका, y/2 बचेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये, बहुत ही सिंपल। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए बी नंबर ऑप्शन है, डायरेक्ट हिट कीजिए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ओके। आई होप
अब आपको इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा, यानी दो इक्वेशन के बीच को एंगल को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम इसमें क्लियर कर दिए हैं। हम आगे भी बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 40-50 क्वेश्चन यानी कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको बताएंगे, जो कि सारा सिंपल वे में यानी वन लाइन, एक लाइन से 2 लाइन में सॉल्यूशन यानी कंसेप्ट विद ट्रिक आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन क्लिक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल यानी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।